नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सनसनीखेज रेप केस के बारे में। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की बहुत ही सुर्खियों में रही, दो कारणों से। एक, इसमें एक फॉरेन नेशनल इन्वॉल्व थी और एक बिट्टी मोहंती जो लड़का है, उसके पिताजी उस वक्त के DGP थे। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है 2006 की। 2006 में एक लड़का बिट्टी मोहंती, उनके पिताजी विद्याभूषण मोहंती यानी बीबी मोहंती उस वक्त के उड़ीसा के DGP थे, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महकमे के सबसे बड़े ओहदे में तैनात थे। बिट्टी मोहंती पढ़ाई में बहुत ही तेज़ तर्रार। उसने अपनी 12वीं की परीक्षा कंप्लीट की और अपने पिताजी से बात करके साउथ दिल्ली में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपनी डिग्री की पढ़ाई करने लगा। फिर क्या हुआ, उसी पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक फॉरेन नेशनल से हुई जो कि साउथ दिल्ली में रह रही थी। वो जर्मनी से आई हुई थी और इंडिया में किसी चीज़ की रिसर्च कर रही थी। कहा जाता है कि बिट्टी मोहंती और उस फॉरेन नेशनल के बीच बहुत दोस्ती हुई, उनका अफेयर भी स्टार्ट हुआ। उसी बीच में उन्होंने तय किया कि वो जयपुर जाएंगे, राजस्थान की टूर करेंगे रिसर्च के मामले में। और 20 मार्च 2006 को बिट्टी मोहंती और वो जर्मन नेशनल अलवर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें जयपुर के लिए निकलना था। और अलवर में ही एक होटल में वो लोग 2 रूम किराए में लेते हैं। किराए में 2 रूम लेने के वक्त वो क्या करते हैं कि अपना वो लोग खाना वाना एक साथ खाते हैं, पार्टी करते हैं और उसी बीच में पार्टी वगैरह करने के बाद वो रात को अपने अपने रूम में सोने को चले जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बिट्टी मोहंती जबरन उस लड़की के कमरे में घुसता है और उनके साथ रेप करता है। जाहिर है कि वो लड़की उसने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाई। वो गुस्से में थी और सुबह होते होते 21 तारीख की सुबह तक बिट्टी मोहंती को ये बात पता चल चुकी थी कि ये लड़की नहीं मानने वाली, क्योंकि उसने बड़े ट्राई किया, उससे माफ़ी वगैरह मांगा, कहा कि वो नशे में था, उसे पता नहीं चला, लेकिन ये लड़की नहीं मानती है और अपने पेरेंट्स को जर्मनी फ़ोन कर देती है। उनके पेरेंट्स के थ्रू जर्मन एम्बेसी को कांटेक्ट किया जाता है और जर्मन एम्बेसी के थ्रू अलवर के पुलिस तक ये बात आती है, क्योंकि ये एक फॉरेन नेशनल का मामला था, वो भी रेप का। तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है और आनन फानन में बिट्टी मोहंती को पूछने लगा था। इस बीच बिट्टी मोहंती होटल से निकलकर अलवर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया था कहीं भाग जाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो भाग नहीं पाता है और अलवर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और आनन फानन में कोर्ट में प्रोड्यूस कर देती है। कोर्ट उसे जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज देती है अलवर की जेल में। अलवर के जेल में रहते हुए बड़ा ये वाक़या बड़ा तूल पकड़ता है, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल की कहानी थी और एक लड़की की रेप का मामला था। तो क्या होता है कि कोर्ट इस केस को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देती है और इंडिया के इतिहास में बहुत ही कम केसों के नतीजे इतनी जल्दी आए होंगे, उनमें से जो थोड़े बहुत केसेस है उनमें से एक ये भी है। 10 दिन के अंदर पुलिस इसमें चार्जशीट दाखिल करती है। बहुत सारे 40-50 गवाह लिए जाते हैं जो कि होटल के स्टाफ थे, कोई जान पहचान के लोग थे, वो सब पूरे स्टाफ वगैरह को विटनेस वगैरह बनाने के बाद उनके स्टेटमेंट लेने के बाद बिट्टी मोहंती को अभी स्टेटमेंट लिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि वो अलवर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि हाँ उसने रेप किया है और पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। उसके बाद ये केस चलता है 1 अप्रैल 2006 से और 12 अप्रैल 2006 को इसका जजमेंट निकलता है और इस जजमेंट में कोर्ट बिट्टी मोहंती को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाती है और उसे अलवर की जेल भेज देती है। इस बीच क्या होता है कि वो जो फॉरेन नेशनल है वो एक अलग से FIR भी डालती है दिल्ली पुलिस के पास कि बिट्टी मोहंती के घर वाले और उनके जानकार उन्हें फ़ोन पे धमका रहे हैं कि केस वापस लो, क्योंकि ये पुलिस के बड़े ओहदे के इंसान के बेटे हैं, तो ये अपना तुम जान लो। लेकिन वो नहीं मानती है, अपना केस वापस नहीं लेती है। ये अपना स्टेटमेंट वगैरह दाखिल करके वो अपने घर को वापस चली जाती है, यानी जर्मनी वापस चली जाती है। जिस दिन 12 मार्च 2006 को जब ये जजमेंट आता है अलवर कोर्ट से, फास्ट ट्रैक कोर्ट से, तब ये फॉरेन नेशनल यहाँ नहीं थी, लेकिन उन्हें पता चला और उन्हें खुशी हुई, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट में बाद में कहा। फिर क्या होता है, बिट्टी मोहंती अलवर जेल पहुँच जाता है और अलवर जेल में करीबन 10-15 दिन रहने के बाद ही
उनके पेरेंट्स की तरफ से एक पिटिशन डाला जाता है कि बित्ती मोहंती डिप्रेशन में है इस वाक़या के बाद में, और वो सुसाइडल टेंडेंसीज उनके पास है, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि अपना जो है वो उसे जयपुर जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और ये पिटिशन एक्सेप्ट की जाती है। कहा जाता है कि उसमें ये सब सारी दलीलें रखी गई क्योंकि अलवर जेल में उतनी ट्रीटमेंट की सुविधाएं नहीं थी। जयपुर सेंट्रल जेल में वो सब की सुविधाएं थी, डॉक्टर आ जा सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन दबी जुबान में ये बातें निकली कि ये हुआ क्योंकि उस वक्त के जयपुर के डीजीपी और विद्याभूषण मोहंती, जो कि बित्ती मोहंती के पिताजी है, वो बैचमेट थे और उनकी अच्छी दोस्ती थी। बहरहाल वो जयपुर सेंट्रल जेल में रहा। जेल में रहने के करीबन 7 महीने बाद सितंबर 2006 को बित्ती मोहंती को पैरोल मिल जाती है। सितंबर में पिटीशन डाला जाता है, नवंबर 20 तारीख को उन्हें पैरोल मिल जाता है। करीबन जेल में रहने के 7 महीने के बाद 20 तारीख को उन्हें पैरोल मिलती है, इस वजह से क्योंकि उन्होंने पिटीशन में डाला था उनकी मम्मी का तबीयत ख़राब है और उन्हें देखने जाना है कटक उड़ीसा में। 20 नवंबर 2006 को उन्हें पैरोल मिलती है और उन्हें 15 दिन का पैरोल मिलता है, और 4 दिसंबर तक उन्हें जेल में सरेंडर करना था। बित्ती मोहंती निकलता है, अपने घर कटक जाता है और उड़ीसा में अपने पेरेंट्स से मिलता है। फिर क्या होता है कि 4 दिसंबर से पहले और एक पिटीशन डाली जाती है कोर्ट में कि वो डिप्रेशन में है, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो पैरोल की मियाद बढ़ाई जाए। लेकिन इस बार कोर्ट वो पिटीशन एक्सेप्ट नहीं करती है और रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि बित्ती मोहंती को सरेंडर करने के लिए। लेकिन उस वक्त बित्ती मोहंती दोबारा जेल नहीं आता है और पैरोल जंप करके भाग जाता है। फिर क्या होता है कि पुलिस खोजबीन करती है। जब ये पैरोल मिला था तो बित्ती मोहंती के पिताजी विद्याभूषण मोहंती, उस वक्त वो डीजीपी पे पद पर तैनात थे, वो खुद एक बेलर थे। उन्होंने ये बाकायदा ये जिम्मेदारी ली थी कि बित्ती मोहंती अगर जेल में वापस नहीं आए तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें लाएंगे। तो कोर्ट से उन्हें समन किया जाता है, लेकिन विद्याभूषण मोहंती उस समन का कोई रिप्लाई नहीं करते हैं और बैठे रहते हैं। फिर क्या होता है कि कोर्ट समन आते आते जब वो नहीं आते हैं तो उनके अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाता है और विद्याभूषण मोहंती उस वारंट को लेकर हाई कोर्ट पहुँचते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, कि उन्हें अरेस्ट ना किया जाए। और उस वक्त राजस्थान के हाई कोर्ट ये पिटीशन रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि विद्याभूषण मोहंती को सरेंडर करने के लिए। ये कहानी है, ये कहा जाता है विद्याभूषण मोहंती को, जो कि बित्ती मोहंती के पिताजी है। वो बेलर थे, उन्होंने वो रेप के मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बेटे के कारनामे के कारण पिताजी को फाइनली सरेंडर करना पड़ता है और जेल चले जाना पड़ता है। जेल में थोड़े दिन रहने के बाद उनको बेल मिल जाती है, लेकिन इस बीच बित्ती मोहंती का कहीं पता नहीं चलता है और बित्ती मोहंती फरार रहता है। फिर ये केस क्या होता है कि हर केस की तरह ये इसकी भी कोई खोज पड़ताल नहीं होती और धीरे धीरे बंद बक्से में पड़ी रहती है। फिर आता है 2013 के 9 मार्च को, बाकायदा उस वक्त तक अगर ये बित्ती मोहंती जेल में होता, 2006 में उसको सज़ा मिली थी, वो उस वक्त से अगर जेल में होता तो करीबन उसी मार्च के महीने में उसे रिहा हो जाना चाहिए था और एक आज़ाद इंसान हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो फ़रार हो चुका था, वो जेल में नहीं था, तो ये अराउंड 2013 को 9 मार्च को क्या होता है कि वो उसे एक खबर निकलती है न्यूज़पेपर वगैरह में कि बित्ती मोहंती को केरल से पकड़ा गया है। उसे पकड़ते हैं केरल से, उसे जेल लाते हैं अलवर जेल, और अलवर जेल में डाल दिया जाता है। अब उसके पास एक नहीं और बड़े सारे उसके मतलब उनके अगेंस्ट में केस था। एक तो रेप का वो तो था ही था, और ऊपर से कि ये जो बेल जंप करके भागा था, पैरोल जंप करके भागा था, उसका भी एक दूसरा मुकदमा निकलने वाला था। और ये जो बीच का वक्त है 2006 से 2013 तक का वक्त है, वो वक्त में क्या होता है कि वो कहाँ था, उसने बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए, तो फोर्जरी का केस भी उनका बना था और वो जेल में थे। फिर तहकीकात होती है, पुलिस खोजबीन करती है कि ये इतने साल था कहाँ। तो बित्ती मोहंती से भी बातें की जाती है, बित्ती मोहंती के पास से बड़े सारे दस्तावेज मिलते हैं, तो पता चलता है कि 2006 के दिसंबर के महीने में पैरोल जंप करके ये सीधा पहुंचता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वो क्या करता है कि
आंध्र प्रदेश में एक जगह है अनंतपुर, उसमें पुट्ठा पुट्ठी एक जगह है जो कि सत्य साई बाबा जी का आश्रम बड़ा फेमस है वहाँ पे। वो वहाँ जाता है, एक रूम किराए में रहता है और वहीं रहने लगता है। और आस पड़ोस के लोगों से वो ज़्यादा बात नहीं करता था वो, लेकिन वो जो साई बाबा का आश्रम है वहाँ जाता होता था। तो वहाँ उन्हें एक एल्डरली पर्सन मिलते हैं जो कि उसी उसमें एक स्कूल है, साई बाबा के ट्रस्ट के अंदर में एक स्कूल है, उस स्कूल के वो हेड मास्टर थे। और वो बहुत ही एल्डरली पर्सन थे, 70+ थे। उनसे मिलता है, उनको जाके झूठ मूठ की बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, बड़े दुख भरी कहानी कि वो आंध्रा के हैं, उनके पिता भी आंध्रा के हैं, माँ उड़ीसा की है। और वो एक कहानी सुनाता है जो कि बड़ी दुख भरी होती है, और वो एल्डरली पर्सन इसके बातों में आ जाता है। और बातों में आके कहता है कि तुम इतने डिप्रेस क्यों हो, तुम पढ़ाई लिखाई करो अपना। और वो वो जब सुनता है तो क्या कहता है कि ये ट्रस्ट में जो स्कूल है तुम वहीं पढ़ाने लगो। तो ये उस ट्रस्ट के अंदर में जो स्कूल था उसमें वो मैथ्स और साइंस पढ़ाता था, धीरे धीरे पढ़ाता। और ताल्लुकात में पता चला कि लड़का अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, काम अपना अच्छा कर रहा है। तो वो जो टीचर है उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि तुम कब तक इस स्कूल में पढ़ाते रहोगे, क्योंकि पढ़ाई वगैरह में बहुत भी तुम अच्छे हो। तो चलो मैं बात करता हूँ। और एक कॉलेज में वो पार्ट टाइम लेक्चरर के तौर पे काम करता है, उसका वो काम भी चला। फिर धीरे धीरे उस काम में भी ये टीचर, क्योंकि हमेशा वो साईं बाबा के उस आश्रम में आया जा करता था तो वो उसके कांटेक्ट में था। तो उन्होंने कहा कि तुम आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करते, एमबीए करो, अपना आगे देखो, तुम्हें अच्छी नौकरी वगैरह मिल जाएगी। तो बित्ती मोहंती क्या करता है कि वो अपना बड़ा सारा डॉक्यूमेंट्स बना लेता है उसी एड्रेस की, जो पुट्ठा पुट्ठी में वो रहता था, जिस किराए के मकान में उसके। तो उसके थ्रू वो एमबीए के पढ़ाई के लिए अपना टेस्ट देता है। और उसी मिशन के उसमें चिन्मया मिशन मैनेजमेंट ट्रस्ट, त्रिशूल, केरला, उसमें उसका दाखिला हो जाता है। और ये कहा जाता है कि ये वो जो टीचर है उन्हीं के सिफारिश में ये सब हुआ। और लेकिन वो जो टेस्ट था वो बित्ती मोहंती ने खुद पास किया, तो वो बाकायदा वो 71% मार्क्स लेके आया था उस टेस्ट में। तो उसका दाखिला हुआ। फिर 2009, वो 2006 से वो भागा था, ये ट्रस्ट वगैरह में गया, वहाँ से उनसे दोस्ती वगैरह की, टीचर वगैरह के। उस वक्त तो वो 2009 आ चुका था। 2009 में उसने एमबीए की एडमिशन ली, फिर एमबीए की पढ़ाई वगैरह की, और वो 2012 तक एमबीए अपना क्लियर कर चुका था। लेकिन वो केरला में जाके अपना त्रिशूल केरला में जाके अपना एमबीए परस्यू कर रहा था। लेकिन उसने ये पुट्ठा पुट्टी का जो 1200 रुपया का उसका मकान था किराए का, वो नहीं छोड़ता है। जब भी कभी उसके कॉलेज में छुट्टी वगैरह होती तो यहाँ आता था, उस टीचर से भी मिलता था। और कहा जाता है कि उसी वक्त उसका कोई अंकल आंटी उससे मिलने आता था। फिर पुलिस ने शक किया कि शायद उसके पापा मम्मी उससे विद्याभूषण मोहंती और उनके पत्नी उससे मिलने आया करते थे। फिर क्या हुआ, 2012 में एमबीए कंप्लीट करने के बाद में वो बैंक का एग्ज़ाम देता है और उसमें वो पास कर जाता है। और पास करने के बाद में वो केरला की ही एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ की हैसियत से काम करने लगता है। ये 2012 का बात है। जब वो ऐसे प्रोबेशनरी ऑफिसर उस जगह काम कर रहे थे तो स्टेट बैंक में वो, जब स्टेट बैंक के टेस्ट के लिए एक्चुअली वो अपेयर करने जा रहे थे, तो उस वक्त उसे एक लड़की मिली वहाँ पे, उससे दोस्ती वगैरह हुई, बातें वगैरह हुई, और वो लड़की भी उससे थोड़ा बहुत इंक्लाइंड हो गई। लेकिन क्योंकि बित्ती मोहंती को अपना पीछे का कहानी पता था और उसे पता था कि ये बड़े सारे रिश्ते बनाएगा तो ये बात निकलेगी पीछे की, तो ये उतना नहीं आगे बढ़ा था। फिर क्या होता है, वो लड़की और ये बित्ती मोहंती केरला की एक एसबीआई के ब्रांच में वो प्रोबेशनरी ऑफिसर के हैसियत से काम कर रहा था। ये लड़की भी केरला की दूसरी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में प्रोबेशनरी ऑफिसर के हैसियत में काम कर रही थी। उस वक्त क्या होता है कि ये जो लड़की है ये बित्ती मोहंती पे प्रेशर डालने लगती है शादी के लिए। बित्ती मोहंती मना करता है, उसके घर वाले भी मना करते हैं, लेकिन ये लड़की नहीं सुनती है और कहती है कि शादी तो करनी पड़ेगी, और बहुत प्रेशर करती है अपने घर वालों को भी ले होकर। तो बित्ती मोहंती हिचकता है, ऐसे बातें चल रही थी, वो मना कर रहा था। तभी क्या होता है कि 2013 में, ये तब तक ये 2012 का जो निर्भया कांड है, 16 दिसंबर 2012 में निर्भया कांड जो हुआ था वो हो चुका था। और उस वक्त रेप और उसको लेके एक पूरी दुनिया में एक बहुत ही अजीब से माहौल थे। हर टीवी चैनल में, हर न्यूज़पेपर में, हर इंसान के जुबान में था कि रेपिस्ट को पकड़ना चाहिए, उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा होनी चाहिए। तो इसी दौरान बड़े सारे टीवी शोज़ में
बड़े सारे रेपिस्ट के तस्वीर वगैरह है जो कि अभी भी ट्रायल में चल रहे हैं। बहुत सारे केसेस है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है और वो यही चल ही रहा है बरसों से। और बड़े सारे जो कि भाग चुके हैं, ऐसा कुछ खोज के कोई नहीं मिला कि कौन रेप किया वैसा। और उसी बीच में ये प्रीति मोहंती की कहानी भी सुर्खियाँ पकड़ती है और न्यूज़ चैनल्स में उसकी तस्वीरें आने लगती है। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में वो सुर्खियाँ बटोरने लगती है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था कि वो खुद एक डीजीपी के बेटे थे और उनका जो एक रेप कांड था वो एक फॉरेन नेशनल के साथ था। तो उसके बारे में बहुत टीवी चैनल्स में हेडलाइन बनी। उसके बाद क्या हुआ कि एक गुमनाम खत उस केरला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के अथॉरिटी के पास आता है कि आपके ब्रांच में जो लड़का काम कर रहा है एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर, वो प्रीति मोहंती है और उसका एक ऐसा पास्ट है जो कि वो पैरोल जंप करके भाग चुका है। तो वो स्टेट बैंक के अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, बड़े ही खामोशी से वो लेटर अलवर की पुलिस केरला की पुलिस को ट्रांसफ़र कर देती है और पुलिस खोजबीन करती है। प्रीति मोहंती को पता नहीं था, उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं किसी और बहाने से ऑफिस से। फिर उसे मैच किया जाता है क्योंकि वो अलवर जेल में जा चुका था 2006 में, वहाँ उसके सारे फिंगरप्रिंट्स वो सब थे, उसके साथ मैच किया जाता है। तो पता चलता है कि ये वही प्रीति मोहंती है जो कि पैरोल जंप करके एक रेप केस में भाग चुका है। लेकिन उसने अपना नाम वहाँ रखा हुआ था राघव राजन, और वो उसने उसके हिसाब से सारे दस्तावेज बना लिए थे। तो पुलिस को लेकिन क्योंकि फिंगरप्रिंट्स मिल चुके थे और वो झूठ नहीं बोलते, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उसे हिरासत में ले लिया। और जब पूछा गया तो उसका वही निकला कि वो जो पिट्ठा पुट्ठी का वो जो उसका किराए का मकान था, उस मकान के एड्रेस में उसने सारे अपने दस्तावेज निकाले। और जब फिंगरप्रिंट में मैच हो गया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ली और उनके पिताजी जो कि जिनका विद्याभूषण मोहंती, उन्हें बुलाया गया और उन्हें पूछा गया कि ये आपका बेटा है। तो उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। और वो 2013 में जब उसे बाकायदा रिहा होना चाहिए था, अगर वो सज़ा काट चुका होता 2006 से तो 2013 आते आते उसे रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर से पकड़ा गया उस वक्त। और उस वक्त वो 2013 में वो जेल में एक कारणों से नहीं, सिर्फ रेप के लिए नहीं, वो रेप, पैरोल जंप और फॉर्जरी के केस में अंदर था। फिर साल भर बाद वो कोशिश करता है बेल के लिए, लेकिन नहीं होता है। 2017 आते आते वो रेप के मामले में तो उसे बेल मिल जाती है, क्योंकि रेप के मामले में उसे सज़ा थी 7 साल की, और पहले वो 7 महीने काट चुका था पैरोल जंप करने से पहले, और बाद में 2013 से 2017 तक करीबन 5 साल उसने काट लिए थे। तो उसे हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। लेकिन जो पैरोल जंप करने का मामला है उसमें उसे नहीं मिलती है बेल। फिर रहता है तो जो पैरोल जंप करने का जो केस है, उस केस में उसने अपनी सज़ा कंप्लीट कर ली। फिर 2017 के लास्ट तक उसे बेल मिल गई, क्योंकि वो पैरोल का मामला ख़त्म हो चुका था और जो दस्तावेज थे उसके मामले में भी उसे बेल मिल गई थी। ये फिर क्या हुआ कि ये अभी बेल में बाहर है और वो केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। उसका जब भी नतीजा आता है दोस्तों, मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए। लेकिन ये उस वक्त क्या होता है कि ये लड़का जो कि 2013 तक आते आते वो रिहा हो चुका था, अब वो 2017 तक उसने जेल में बिताई और उसके बाद भी उसकी केस चल रही है। जो भी बचा कुचा उसका सज़ा है उसे वो, अगर उसका केस ठीक नहीं हुआ तो वो उसे काटना है। तो इस तरह से उसने एक फॉरेन नेशनल का रेप किया और अपनी पहुँच को लेके अपने पिताजी के ओहदे का फ़ायदा उठा के, और अपने पिताजी के बड़े ओहदे के वो फ़ायदा उठा के उन्होंने इस मामले में उतना डिले किया। और वो इतने सालों तक वो एक ऐसे जगह में रहे जहाँ उन्होंने अपने दस्तावेज बनाए। ये यूँ ही पॉसिबल नहीं है। ये उसके मतलब एक दस्तावेज आप कहीं भी जाओ बना के, फिर पढ़ाई में फिर पता चला कि जो इंक्वायरी के अंदर पता चला कि ये दस्तावेज उन्होंने गलत बनाई थी, लेकिन उनकी जो डिग्री वगैरह है वो फेक नहीं था। बाकी नाम उनका फेक था, लेकिन पढ़ाई उन्होंने खुद की थी क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही तेज़ था। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक फॉरेन नेशनल के रेप केस में अंदर गया, फिर पैरोल जंप की, फिर उसके लिए उसके पिताजी को जेल जाना पड़ा, फिर क्या कुछ नहीं हुआ, जो उन्हें सस्पेंड भी होना पड़ा विद्याभूषण मोहंती को, फिर उन्हें रीइंस्टेट किया गया नौकरी में और 2012 में वो रिटायर्ड हो गए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों के कारण पेरेंट्स को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। ये एक ऐसी सीख की भी कहानी है। इसके साथ दोस्तों मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।
दोस्तों अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।